हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दी एक्सपर्टीज में। मैं कनक पंत आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ एक नया टॉपिक लेके अलंकार का। जैसे आप देख रहे होंगे कंटिन्यू हमारी अलंकार पे वीडियो आ रही हैं। सबसे पहले हमने शब्दालंकार पढ़ा था, उसके तीनों भेद पढ़े थे। उसके बाद हम अर्थालंकार पे आए थे। अर्थालंकार में हमने उपमा अलंकार और रूपक अलंकार पढ़ा था। और आज हम समझेंगे उसके आगे के दो पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार के बाद उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये दो आपको जो भेद हैं अर्थालंकार के वो इस वीडियो में समझाए जाएंगे। तो आइए समझते हैं अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो जैसा हमने बताया आपको कि इस वीडियो में दो भेदों के बारे में आपको अर्थालंकार के समझाया जाएगा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। तो आइए समझते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखी गई है। सामने उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखी गई है, जिसको हम समझेंगे पहले परिभाषा के माध्यम से और उसके बाद हमेशा की तरह लेंगे हम उदाहरण, जिससे बहुत आसानी से हम समझ जाते हैं कि कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, उदाहरण के पहले जब हम परिभाषा लेते हैं तो वह ये है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नहीं समझ आया होगा, ऐसा लग रहा होगा कि क्या है ये परिभाषा में, क्या उपमेय है, क्या उपमान है, क्या होना है, क्या जाना है, कुछ नहीं समझ आ रहा तो ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी ट्रिक भी हम बताना चाहते हैं आपको। उत्प्रेक्षा अलंकार में परिभाषा के साथ साथ जानो, मानो, इस टाइप से आ सकते हैं। ज्यों ही, ज्यों ही, त्यों ही, त्यों ही, इस टाइप के वर्ड आपके आ सकते हैं। कहने का अर्थ है कि राइमिंग वर्ड या समान तुक वाले शब्द भी आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। तो आइए अब हम इन्हें समझेंगे उदाहरण के माध्यम से, जिससे बहुत ही आसानी से हमको समझ में आएगा। देखिए, तो सामने आपके एक उदाहरण दिया है, दो तीन उदाहरण हमने लिए हैं। तो सामने आपके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे समझना है। सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं, जिसमें लिखा है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरों में नीलम हैं जड़े। तो हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि बड़े और जड़े, यहीं से आप पहचान सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा है, क्योंकि हमने बताया था कि राइमिंग वर्ड होते हैं, तुकांत शब्द होते हैं, समान तुक वाले शब्द। जहां पहली लाइन खत्म होगी उसी तुक में आपकी दूसरी लाइन भी आएगी। एक तो पहचान आपकी ये हो गई। और अब हम अगर परिभाषा के माध्यम से समझेंगे तो परिभाषा अगर आपको वहां समझ में नहीं भी आई है तो इस दोहे में जब हम पढ़ेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। तो इसका अर्थ हमें निकलता है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरों में नीलम है जड़े। रूपक में क्या था, उपमेय को ही उपमान मान लिया था। मतलब उन्होंने समझ लिया था कि मैंने राम रतन धन पा लिया है, यानी कि राम ही मेरे धन है। लेकिन यहाँ पे माना नहीं है, संभावना व्यक्त की जा रही है। मतलब हो सकता है, मतलब कोशिश की जा रही है कि हाँ हो सकता है इसमें ऐसा हो। तो जान पड़ता है, उनका कहने का अर्थ है कि बड़ी बड़ी आंखों को देखकर ऐसा लगता है, बड़ी बड़ी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा सा हीरा है और उसके अंदर नीलम जड़ा हुआ है, यानी कि जो आंखों की जो पुतली होती है वो ऐसी प्रतीत हो रही है कि आंखें जो है हीरे की, बड़ी बड़ी हीरा है, और उसमें जो पुतली है वो अंदर एक किसकी तरह लग रही है, नीलम की तरह लग रही है। बस संभावना व्यक्त हो रही है, यहाँ माना नहीं जा रहा है कि वो हीरा है। अगर हम हीरा मान लेते तो हो जाता रूपक अलंकार। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, संभावना व्यक्त की गई है, और जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाएगी तो वहां पे हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे दूसरा हम देखते हैं, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। कहने का अर्थ है कि भिक्षुक कह रहा है, वहां पर भिक्षुक कह रहा है कि साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। जो धतूरा है, कनक यहाँ पे आया है धतूरे के लिए। किसके लिए, धतूरे के लिए, धतूरा। तो धतूरे के लिए आया है। तो कहने का अर्थ है कि जैसे भिक्षुक ऐसे ले जा रहा है स्वर्ण को, जैसे कि भिक्षुक कोई स्वर्ण यानी कि सोना ले जा रहा हो। सोना, यानी कि वहां पे धतूरे में क्या होने का संभावना व्यक्त की जा रही है,
सोना होने की, यानी कि गोल्ड के होने की, यानी कि साथ में ले जा रहा तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, यानी कि वो धतूरे को ऐसे ले जा रहा है, ऐसे छिपा के ले जा रहा है जैसे कि मान लो धतूरा ना ले जा रहा हो, वे अपने साथ क्या ले जा रहा हो, सोना ले जा रहा हो, यानी कि सोने के होने की संभावना। नेक्स्ट में देखेंगे, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। कहने का अर्थ है कि कह रहा है उसका सिर फट गया, यानी कि कहीं पे मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट होता है, एक तरह से मान लेते हैं, तो उसका सर फट गया और इतना खून निकला मानो, यानी कि मानो अरुण रंग का घड़ा, यानी कि कोई अरुण रंग का यानी कि लाल रंग का कोई घड़ा फट गया हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, मानो आया है वैसे भी आप इसको पहचान सकते हैं, मानो आने से पहले वैसे भी पहचान सकते हैं कि मानो, जानो, ज्यों ही, त्यों ही, ये आपके सभी हो जाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण। और दूसरी चीज हमने जैसे बताया था, ऐसा लगता है जैसे मानो घड़ा फट गया हो, लाल रंग का कोई घड़ा फट गया हो, उसके सिर से इतना खून आ रहा है। तो ये था आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। आशा है आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझने में अब कठिनाई नहीं होगी। अब आगे हम समझेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। तो अभी हमने समझा उत्प्रेक्षा अलंकार, अब हम समझेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मीन्स होता क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए परिभाषा से, इस परिभाषा से आप बहुत आराम से यहाँ पे परिभाषा से ही समझ जाएंगे। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन सीमा से अधिक, यानी कि कोई भी चीज हम जब लिमिट से बाहर किसी के बोलते हैं, किसी की सुंदरता का वर्णन या किसी की बदसूरती का वर्णन, कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी चीज में जब हम अति मतलब लिमिट से अधिक, सीमा से अधिक जब हम बात करते हैं, तो वहां हो जाता है आपका अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मीन्स होता है बढ़ चढ़कर वर्णन करना, तो वहां हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हनुमान की पूंछ में लग गई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो फिलहाल देखिए आप आराम से इससे समझ सकते हैं। कहने का अर्थ है हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, यहाँ पे एक छोटी सी चीज छूटी है, लग न पाई आग, न पाई आग, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। क्या ये पॉसिबल है कि ठीक है जब हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं उनका हालचाल पूछने और उनसे संदेश लेने की कहाँ है, और वो जब पकड़े जाते हैं, कुछ जो भी आपने सुनी होगी ये कहानी, तो जब उनके पूंछ में आग लगा दी जाती है, भाई जब आग लगेगी तभी तो वो लंका जलेगी। लेकिन इस दोहे के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी, लग भी नहीं पाई थी। आग लगने से पहले पूरी लंका जल गई और सारे निशाचर यानी कि भूत प्रेत जो थे वे भाग गए। भाई जब आग ही नहीं लगी है, तो जब उनकी पूंछ में ही आग नहीं लगी है, तो पूरी लंका में आग कैसे लग सकती है। तो इसे कहते हैं किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना, जो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यह भी जब राणा जी युद्ध में हारे तो नहीं थे, एक तरह से कहा जाए कि जब उनके एक सेनापति ने बोला कि इस टाइम जो है ये समय बिल्कुल सही नहीं है, इस समय आपको यहाँ से युद्ध क्षेत्र से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि जब आप बिल्कुल इस तरह से काबिल हो जाएंगे, आप में पहले की तरह आपकी पूरी जो शक्ति है वो वापस आ जाएंगी। शक्ति मीन्स जो आपकी सेना है, आप इस प्रकार पूरी तरह अपने दुश्मनों से लड़ने के काबिल हो जाएंगे। जब तक आप इस तरह नहीं हो जाते हैं तब तक आप एक काम करिए, प्लीज़ यहाँ थोड़े दूर चले जाएं। तो उस समय क्या कहते हैं कि उस समय का ये चित्रण कहा गया है कि महाराणा प्रताप जा रहे होते हैं, है ना, वहाँ पे जा रहे होते हैं, तो बहुत बड़ा एक क्या पड़ता है, नदी पड़ती है। तो नदी के आगे वो खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं अरे चेतक तो उसके पार जा ही नहीं सकेगा, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे पार जाऊं, है ना, जब मैं इस काबिल होऊंगा लड़ने के लायक तब मैं वापस आऊंगा, लेकिन अभी मैं कैसे जाऊं। वो सोच ही रहे थे, यानी इन्होंने सोचा भी नहीं था, उतने में ही राणा ने सोचा इस पार, यानी कि राणा ने इस पार सोच ही रहे थे
थे और चेतक तब तक उस पार निकल गया। क्या ये पॉसिबल है कि चेतक कैसे उनके सोचने से पहले पार कर गया? भाई सोचने में टाइम लगा होगा, घोड़े ने भी तो एटलीस्ट एक बार तो देखा होगा कि इतनी बड़ी नदी है, मुझे कैसे पार करना है ना। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे भी अतिशयोक्ति देखने को मिलती है कि जब राणा ने सोच ही नहीं पाया, उनके सोचने से पहले या समझने से पहले चेतक कैसे उस पार जा सकता है नदी के। घोड़े ने भी तो थोड़ा अपने अपने हिसाब से सोचा होगा कि मुझे ऐसे कूदना है। बस कहने का अर्थ ये होता है इस वाले उदाहरण में या इस अलंकार में कि कोई भी चीज को जब हम बढ़ा चढ़ा के कहते हैं तो वहां पर हो जाता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये हमारे उदाहरण थे, ठीक है। हमने आज कौन कौन से उदाहरण समझे? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण समझे। उत्प्रेक्षा अलंकार को हमने समझा जहाँ पे जानो, मानो, ज्यों त्यों ऐसे तुकांत शब्द होंगे। और दूसरी बात हमने क्या बताया था, किसी की चीज की होने की संभावना होगी, होगी नहीं बस संभावना व्यक्त करेगा जो दोहा, वह हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। और जहाँ पर अतिशयोक्ति, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर जब कहा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे सारी वीडियोस आप तक टाइम से पहुंचे। और जितने भी ग्रामर की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको व्याकरण संबंधी काफ़ी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। और जल्दी ही हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो बीच में कुछ टाइम के लिए रुक गया था, जो हर संडे को चलता था। तो जल्दी ही लाइव सेशन फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोशिश करिएगा आप उस सेशन को भी अटेंड करें, जिससे जो भी अगर आपके डाउट होते हैं तो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय।